वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने परिणामी आयाम तथा परिणामी तीव्रता के बारे में अध्ययन कर लिया था। पिछली क्लास में हमने परिणामी आयाम r बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया था। इक्वेशन नंबर 5 थी ये। और तथा परिणामी तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाइव, ये इक्वेशन नंबर 6। ये दोनों ही फॉर्मूले हमने, ये तो आयाम था परिणामी आयाम और ये परिणामी तीव्रता, ये दोनों ही फॉर्मूले हमने प्रीवियस क्लास में ज्ञात कर लिए थे। आज हम इनमें कंडीशन लगाते हुए इनको हल करेंगे। समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी आयाम तथा परिणामी तीव्रता क्या होंगे और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी आयाम तथा परिणामी तीव्रता क्या होंगे। तो ये तो हमारी पिछली क्लास की कंडीशन है। इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। अब पहली कंडीशन लगा रहे हैं हम, क्या नाम है, समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में या समपोषी व्यतिकरण। तो कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, पहली स्थिति, पहली स्थिति है यदि फाइव बराबर, यदि फाइव बराबर 0 2 पाई, मतलब कलांतर क्या हो, समान हो, मतलब क्या नाम है, कलांतर क्या हो, 5 बराबर 0 2 पाई 4 पाई, मतलब सम हो, मतलब 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई डॉट 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 2n पाई हो, तो समपोषी व्यतिकरण की स्थिति कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं पहली कंडीशन में समपोषी व्यतिकरण, पहली कंडीशन है कि पहली कंडीशन ले रहे हैं हम समपोषी व्यतिकरण वाला। तो इसमें लिख सकते हैं समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में फाइव बराबर क्योंकि समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में तरंगे कौन सी कला में मिलती है, समान कला में अध्यारोपित होती है। क्योंकि समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में तरंगे समान कला में, समान कला में, क्योंकि समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है। जब समान कला में अध्यारोपित होती है, अर्थात क्या हो गया, फाइव बराबर 0 2 पाई 4 पाई, अर्थात फाइव का जो मान होगा कलांतर का, फाइव बराबर 0 2 पाई 4 पाई डॉट 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 2n पाई होगा। समान कला का मतलब यही हुआ, क्योंकि समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है। कौन से में, समान कला में, समान मतलब 0 पे 2 पाई पे 4 पाई पे, मतलब तरंगे ऐसे चलेगी, ये यहां से चल रही है, ये 0, ये 2 पाई पर वापस होगी, फिर इधर से जाकर जाएगी तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4 पाई, ऐसे चलेगी। तो समान कला में, मतलब ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सबकी कला क्या रहेगी, समान। तो समान कला में अध्यारोपित होती है। तो फाई का मान क्या मिलेगा तुम्हें, 0 2 पाई 4 पाई डॉट 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 2n पाई, और n का मान क्या है, n का मान
n का मान होता है 0 1 2 3, यहां लिख सकते हो, यहां n बराबर 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये होगा n का मान। तो देखो अब तो ये मान होगा तो क्या जाएगा समीकरण, हमें तो परिणामी आयाम तथा परिणामी तीव्रता निकाली, पहली कंडीशन लगा रहे हैं हम समपोषी व्यतिकरण की। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, समपोषी व्यतिकरण की। तो समपोषी व्यतिकरण में हम जानते हैं, परिभाषा पढ़िए फिर पिछली क्लास में कि समपोषी व्यतिकरण में तरंग की अध्यारोपित होती है तो कौन सी, समान कला में अध्यारोपित होती है। और समान कला का मतलब हो गया 0 2 पाई 4 पाई डॉट 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 2n पाई। अब देखो यहाँ पर n का मान मैंने 0 रखा, 0 रखते 0 प्राप्त हो गया। n का मान मैंने 1 रखा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 0 रखा n का मान तो 0 से गुणा करोगे तो 0 आ गया। 1 रखा दूसरे में तो 2 इंटू 1 इंटू पाई तो 2 पाई आ गया। मैंने n का मान 2 रखा तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 4 पाई हो गया। इसे आगे तक चलता रहेगा। तो अब इससे मुझे तो परिणामी आयाम परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता कितने होंगे, कैसे होंगे। तो देखो समीकरण 5 से, समीकरण 5 से परिणामी आयाम, परिणामी आयाम क्या मिलेगा, देखते हैं हम परिणामी आयाम। अभी समीकरण 5 से परिणामी आयाम निकाल रहे हैं। देखो r बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos कितना जाएगा, cos 2n पाई, मतलब क्या आ जाएगा। इस स्थिति में पहले यहां भी लिख सकते हैं पर चूंकि होगा अतः cos 2n पाई का मान कितना मिलेगा, हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में। cos 0 हुआ तो उसका मान क्या मिलेगा, cos 2n पाई का मान कितना मिल जाएगा तुम्हें इस स्थिति में, cos 2n पाई का मान मिलेगा हमें। cos 0 का मान 1 होता है तो 1 मान प्राप्त होगा यहाँ पर। तो ये मान हम इसके अंदर रख सकते हैं मल्टीप्लाई 1, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर समपोषी व्यतिकरण में 0 रखेंगे तो cos 0 का मान भी 1 होगा, cos 2 पाई का मान भी 1 होगा, cos 4 पाई का मान भी 1 होगा, cos 2n पाई का मान क्या रहेगा, 1 प्राप्त होगा इस कंडीशन में हमें। तो देख लो ये मान प्राप्त हुआ, ये मान अपन ने इसके अंदर रख दिया। तो देखो तो r बराबर अंडर रूट ये हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 मल्टीप्लाई 1 तो 2a1 a2 तो ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो जैसे ही वर्गमूल लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा तो ये आ गया r बराबर a1 प्लस a2, मतलब परिणामी आयाम क्या मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। ये मैक्सिमम a में x मैक्सिमम मिल रहा है हमें परिणामी आयाम, क्योंकि प्लस आ रहा है मतलब अधिकतम मिलेगा, कम नहीं मिलेगा हमें। तो ये परिणामी आयाम अधिकतम, तो ये आ गया परिणामी आयाम किस स्थिति में, समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी आयाम ये प्राप्त हो गया। हमने परिभाषा पढ़ी थी कि समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी आयाम एवं परिणामी तीव्रता अधिकतम प्राप्त होते हैं। परिभाषा जो हमने पढ़ी थी समपोषी व्यतिकरण की पिछली क्लास में क्या पढ़ी थी कि परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता क्या होते हैं, अधिकतम होते हैं। किस स्थिति में, समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में। तो देखें यहाँ पर समपोषी व्यतिकरण की स्थिति लगा दी मैंने, समान कला का मतलब 0 2 पाई 4 पाई और 2n पाई का मान हो गया 1 होते हैं। यहाँ पर मैंने मान रखा, वैल्यू पुट करते a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 है तो ये बन गया a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। वर्गमूल लिया, वर्गमूल लेते आ गया a1 प्लस a2, तो ये मैक्सिमम मान प्राप्त हो गया। तो परिणामी आयाम अधिकतम। अब मुझे तीव्रता भी चेक करनी है, तो समीकरण 6 से, समीकरण 6 से परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता देखनी दोनों को, ये परिणामी तीव्रता कितनी आती है देखते हैं। तो देखो तो समीकरण 6 ये रही मेरे पास, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1
अंडर रूट आई टू और cos फाई का मान वही मैंने कितना रख दिया 1। तो यहाँ पर चाहे तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं cos फाई लिख दें 2n पाई की जगह, जब भी चल जाएगा। ये cos फाई कर दो डायरेक्ट, cos फाई बराबर 1, क्योंकि फाई का मान ही वो 2n पाई है, तो अपन cos फाई भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आ गया ये मल्टीप्लाई 1 कर दिया, तो ये आ गया अपने पास i बराबर, यहाँ आ गया i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 अंडर रूट i2, तो ये आ गया अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। मतलब क्या आ गया, ये प्लस में आ गया कि खोलो इसको, अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 के होल स्क्वायर को, अंडर रूट i1 का स्क्वायर मतलब i1 प्लस अंडर रूट i2 का स्क्वायर मतलब i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2। तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये भी प्लस में आ रही, तो ये भी क्या गया, अधिकतम मान प्राप्त हो गया। तो परिणामी तीव्रता, ये परिणामी तीव्रता भी मिल गई हमें। तो समपोषी व्यतिकरण की कंडीशन यही थी कि समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में दोनों तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती है, समान कला में अध्यारोपित होगी। तो फाई का मान क्या गया, 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई होगा। तो फाई की वैल्यू मैंने इसके अंदर रख दी, तो क्या आ जाएगा, cos फाई का मान, cos फाई का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। cos फाई का मतलब फाई की जगह हम 0 भी वैल्यू है, 2 पाई भी वैल्यू है, 4 पाई भी वैल्यू है, 2n पाई भी वैल्यू है। तो ये आ गया हमारे पास cos फाई का मान 1, cos फाई मतलब 2n पाई भी लिखा जा सकता है, n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0, 1, 2, 3, कुछ भी लिखो, वो लिखो या ये लिखो। तो cos फाई का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे एक वैल्यू रख दी मैंने समीकरण, पहले तो समीकरण 5 में 1 रखा, तो मुझे प्राप्त हो गया a1 प्लस a2। तो a1 प्लस लग रहा है मतलब क्या है, मैक्सिमम मान है। इधर मैंने मान निकाला, तो ये आ गया अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, तो ये i मैक्सिमम आ गया। तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई कि परिणामी आयाम भी अधिकतम मिल गया, परिणामी तीव्रता भी अधिकतम मिल गई। यही कंडीशन अपने पास थी कि समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी आयाम तथा परिणामी तीव्रता अधिकतम प्राप्त होते हैं। ये तो पहली कंडीशन लगा दी मैंने इसमें। अब दूसरी कंडीशन हम ले रहे हैं, इसी की दूसरी कंडीशन कि विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में क्या होगा। वहां पर हमने पढ़ा था विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी आयाम तथा परिणामी तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होते हैं। तो इन कंडीशन में हम सोल्व करके देख रहे हैं कि वास्तव में प्राप्त होता है या नहीं होता है। तो देखें दूसरी कंडीशन, कंडीशन सेकंड, इस पे समीकरण डाल दें हम, समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8 डालो, तो जरूरत ही नहीं, चलो डालो। तो देखो इससे क्या स्पष्ट होगा हमारे पास, समीकरण से क्या स्पष्ट हो जाएगा, जो यहां लिख सकते हैं हम, आगे कंडीशन देखिए लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है कि समकोषी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी आयाम परिणामी तीव्रता अधिकतम प्राप्त होते हैं। अतः नीचे लिख सकते हो, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि समकोषी व्यतिकरण, समकोषी व्यतिकरण की स्थिति, समकोषी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी आयाम एवं परिणामी तीव्रता अधिकतम प्राप्त होते हैं, जो कि हमने भी निकाला था कि R बराबर, R मैक्सिमम बराबर a1 प्लस a2 और I मैक्सिमम बराबर अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। तो दोनों ही प्लस लग रहा था, इस वजह से अधिकतम प्राप्त हो रहे हैं। अब देखें दूसरी कंडीशन, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में। तो दूसरी कंडीशन विनाशी व्यतिकरण,
विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा कि विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में दोनों तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती है। कौन सी कला में? विपरीत कला में अध्यारोपित होती है। क्योंकि विनाशी व्यतिकरण क्योंकि विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में क्योंकि विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में दोनों तरंगें विपरीत कला में विपरीत कला में अध्यारोपित विपरीत कला में अध्यारोपित होती है। विपरीत कला में अध्यारोपित होती है अर्थात पाई का जो मान होगा वो होगा पाई, 3 पाई, 5 पाई मतलब विषम डॉट 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 2n+1 पाई। यहां n का मान वही, यहां n बराबर 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, ये होगा पाई का मान। पहले तो सम था, समान कला में अध्यारोपित तो 0, 2 पाई, 4 पाई। देखो यहां पर देखें हम, ये कंडीशन चल रही है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई। तो यहां पर जो तरंगे थी ये चल रही, ये 3 पाई, ये 4 पाई। तो ये 0, ये पाई इधर है, ये 3 पाई इधर है। मतलब क्या हो गया? ये विपरीत कला में, एक ऊपर मिल रही है तो विपरीत कला में अध्यारोपित हो रही है। जैसे 2n+1 पाई, मैंने n का मान 0 रखा, 0 रखते ही कितना हो गया? 3 पाई। मतलब 0 रखते क्या हो गया? 1 पाई, ये पाई आ गया। 1 रखा तो 2 × 1 + 1, 2 और 1 3, 3 पाई आ गया। 2 रखते 2 × 2 4 + 1 5 पाई, ये आ गया। तो ये मान रखते जा रहे हैं। अब देखो, अतः cos फाई का मान क्या मिलेगा इसमें? अतः cos फाई बराबर, cos फाई मतलब पाई का मान जो आएगा वही सबका आएगा। तो cos फाई का मान -1 कितना होता है? cos फाई का मान -1 होता है। ये वैल्यू अपन आप इसके अंदर ही रखेंगे वही। अतः समीकरण 5 से परिणामी आयाम देखते हैं। r बराबर √a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 मल्टीप्लाई -1। cos फाई का मान रखते हैं मैंने इसमें -1। तो r बराबर √a1² प्लस a2² माइनस, क्योंकि माइनस से गुणा हो जाएगा, a1 a2। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो r बराबर √a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया r बराबर a1 माइनस a2, माइनस आ रहा है मतलब मिनिमम। तो ये r मिनिमम मतलब परिणामी आयाम क्या मिल गया तुम्हें? न्यूनतम। तो ये परिणामी आयाम आ गया न्यूनतम। अब मैं समीकरण 5 से निकाला था, आप समीकरण 6 से देख लो। यहाँ पर r बराबर क्या गया? a1 + a2 + 2a1 a2 मल्टीप्लाई -1, -1 से गुणा करते माइनस आ गया, तो ये बन गया a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया r मिनिमम। जैसे ही अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर, अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो a1 माइनस a2, तो वहां पहले प्लस आ रहा था तो अधिकतम मान था, माइनस आ रहा है दोनों के बीच में, तो क्या होगा? मिनिमम मान। तो r मिनिमम। अब तीव्रता निकाल के देखते हैं। समीकरण 6 से परिणामी तीव्रता तो देखिए समीकरण 6 में परिणामी तीव्रता वही I बराबर
I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि cos फाई का मान क्या रखूंगा मैं यहाँ -1। तो I बराबर आ गया I1 प्लस I2, माइनस से गुणा होगा तो -2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। तो ये आ गया I बराबर अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, पहले प्लस था तो ये हो गया मिनिमम, I मिनिमम न्यूनतम मान, परिणामी तीव्रता। तो क्या हो रहा है, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में क्या प्राप्त होता है, परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में समपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण की परिभाषाओं में पढ़ा था। तो विनाशी व्यतिकरण की परिभाषा क्या पढ़ा था कि विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होते हैं। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी आयाम भी न्यूनतम आ रहा है और परिणामी तीव्रता भी न्यूनतम आ रही है, जबकि समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में ये क्या प्राप्त हुए थे, अधिकतम। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः स्पष्ट है कि विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी आयाम एवं परिणामी तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होते हैं। तो ये दोनों की कंडीशन हमारी क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण और उसके तहत इसकी दोनों कंडीशंस। अब हम ले रहे हैं कि कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध स्रोत क्या होते हैं, उसके बाद ही हम डेरिवेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कला संबद्ध स्रोत क्या है और कला असंबद्ध स्रोत क्या है। आज क्लास ले रहे हैं हम। तो अगला हमारा टॉपिक है कला संबद्ध स्रोत, क्योंकि जब टॉपिक आगे पढ़ेंगे तो वहां पर चलेंगे कला संबद्ध और कला असंबद्ध। तो सबसे पहले ये पता हो हमें, तो कला संबद्ध स्रोत तो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत रहता है, मतलब समय के साथ नियत रहेगा, फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं, उसको हम बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। तो क्या परिभाषा हो गई, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत रहता है, उसे हम बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। तो लिख सकते हैं परिभाषा, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत रहता है।
ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत रहता है क्या कहलाते हैं? कला संबद्ध, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या हो गई हमारे पास कि ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ऐसे ही दूसरी परिभाषा कला असंबद्ध स्रोत। कला असंबद्ध, कला असंबद्ध स्रोत। इससे उल्टा ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत नहीं रहता है। तो इसका उदाहरण आ जाएगा दो भिन्न भिन्न प्रकाश स्रोत, मतलब दो अलग अलग प्रकाश स्रोत है, तो उनसे जो उत्सर्जित तरंगे हैं वो समय के साथ नियत दे रही, क्योंकि पहला दूसरा दोनों अलग अलग है। तो क्या होगा उसमें? एक जैसी तो प्राप्त होगी नहीं। तो क्या जाएगा? ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत नहीं रहता है। यह क्या है? कलांतर समय के साथ नियत रहता है। यह क्या आ गया? कलांतर समय के साथ नियत नहीं रहता है। क्या कहलाएगा? कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत नहीं रहता है। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत नहीं रहता है कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं। तो हम इसमें लिख नोट लगा के लिख सकते हैं। हम नीचे नोट, दो भिन्न भिन्न प्रकाश स्रोत कला संबद्ध नहीं होते हैं। दो भिन्न भिन्न प्रकाश स्रोत कला संबद्ध, दो भिन्न भिन्न प्रकाश स्रोत, दो भिन्न भिन्न प्रकाश स्रोत क्या होंगे? कला संबद्ध नहीं होते हैं। दो भिन्न भिन्न मतलब दो अलग अलग है, तो दो भिन्न भिन्न प्रकाश स्रोत कला संबद्ध नहीं
होते हैं। तो ये दो डेफिनेशन थी, कला संबद्ध स्रोत और कला असंबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत एक बार और हम रीडिंग कर ले। कला संबद्ध स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ, कलांतर समय के साथ नियत रहता है, क्या कहलाते हैं? कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। मतलब जिनसे उत्सर्जित तरंगे हैं उनके मध्य जो कलांतर होता है वो समय के साथ नहीं बदलता हो, समय के साथ फिक्स रहता हो, क्या कहलाता है? कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला असंबद्ध स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोत, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत नहीं रहता है, मतलब समय के साथ बदलता रहता हो, तो उसको हम बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। और समय के साथ कैसे बदलेंगे? दो अलग अलग अगर प्रकाश स्रोत हैं तो वो कला संबद्ध नहीं हो सकते। जबकि कला संबंध में क्या होगा? एक स्रोत से प्राप्त दो स्रोत यदि हैं तो कला संबंध कहलाएंगे, लेकिन अलग अलग अगर दो हमने प्रकाश स्रोत ले रखे हैं तो कला संबंध नहीं हो सकते। स्पष्ट एवं स्थायी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। अगला टॉपिक हमारा रहेगा स्पष्ट एवं स्थायी, मतलब स्पष्ट और स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए क्या शर्तें हैं। मतलब हमें स्पष्ट मिले, साफ सुथरा मिले और एक स्थायी व्यतिकरण हमें प्राप्त हो, तो उसके लिए कंडीशन से, वो कंडीशन हम अगली क्लास में लेंगे। आज के लिए हम टॉपिक ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।